टू माय चैनल। आज फिर हम उपस्थित हैं लंबे समय के बाद अगले अपने टॉपिक के साथ में। हमारा टॉपिक है सार्जेंट योजना, जो कि 1944 में लागू हुई थी। सार्जेंट प्लान के नाम से भी जाना जाता है। ये जब लागू हुई थी तो उस समय से उससे थोड़ा पहले ही द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो ख़त्म होके चुका था, और उसकी वजह से जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और जो उसमें शिक्षा के अंतर्गत जो थी नई नई चुनौतियां आ रही थी, जिनको दूर करने के लिए, जिनसे निपटने के लिए जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने एक नई कार्यकारिणी, प्रबंध कार्यकारिणी समिति का निर्माण किया। और उस समिति ने शिक्षा के जगत के विकास की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई। वो सौंपी गई केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE को, जिसे इंग्लिश में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। तो उनको सौंपते हुए शिक्षा के सभी बिंदुओं पर गहन अध्ययन के लिए उनसे कहा गया। इस जो शिक्षा सलाहकार बोर्ड के जो प्रमुख थे वो उस समय सर जॉन सार्जेंट थे, जिन्हें प्रमुख बनाया गया था। और उन्होंने जो है अपना जो कार्य था वो 1944 में अच्छी तरीके से संपन्न करके एक स्मृति पत्र में लिपिबद्ध करके और शिक्षा बोर्ड के सामने प्रस्तुत कर दिया था। इस योजना को और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे सबसे पहला तो सार्जेंट रिपोर्ट, सार्जेंट योजना, या भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास की योजना, और इसके अतिरिक्त केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट। इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। अब आता है इस योजना के उद्देश्य क्या थे। तो इसमें सबसे पहला जो उद्देश्य था वो ये था कि ये एक ऐसी शिक्षा योजना इसमें प्रस्तुत करना था। उनका जो उद्देश्य था होता है कि ऐसी योजना हो जो कि पूरी तरीके से भारतीय हो, मुख्य रूप से भारतीय हो। दूसरा जो उनका वो था कि वायसराय की जो कार्यकारिणी थी उसकी जो पुनर्निर्माण समिति के समक्ष जो भारत में शिक्षा के युद्धोत्तर विकास की जो एक व्यवहारिक योजना थी उसको प्रस्तुत करना था। ठीक है। अगला जो थर्ड पॉइंट था, जो थर्ड उद्देश्य था वो ये था कि इस योजना को पूर्ण करने में जो समय लगना था उसका अनुमान लगाना कि कितना समय लगभग इसमें लगेगा। चौथा पॉइंट था कि जो शिक्षा प्रणाली है तो उसके निर्माण पर जो व्यय होने वाला है, कम से कम कितना व्यय होगा इस चीज़ का अनुमान लगाना। और पांचवा पॉइंट था उनका कि जो प्राथमिक स्तर से लेकर के जो शिक्षा में अव्यवस्थाएं या जो दोष हैं उच्च शिक्षा तक, उन सभी दोषों को दूर करना। ये जो थे ये इस योजना के उद्देश्य रखे गए थे, जिसके कारण इस योजना को तैयार किया गया था। अब इस योजना में कई सारी सिफारिशें की, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के और हायर एजुकेशन तक, उच्च शिक्षा तक जितने भी दोष थे उनका निराकरण करने का प्रयास किया गया था इसमें। और उसके लिए सुझाव दिए गए थे बहुत ही स्पष्ट और सुलझे हुए। और इस रिपोर्ट को सार्जेंट ने 12 भागों में विभाजित किया था, और हर भाग की जो सिफारिश थी वो अलग अलग थी। तो 12 भाग कौन से थे? वो थे, पहला नंबर था पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा। दूसरा था प्राथमिक शिक्षा। पूर्व प्राथमिक होती है जो प्राथमिक से पहले, अर्थात जिसमें हमारा नर्सरी या प्ले ग्रुप जिसको कहते हैं, प्ले ग्रुप जो आता है उसके अंतर्गत आने वाली जो शिक्षा होती है वो हमारी पूर्व प्राथमिक होती है। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा, फिर माध्यमिक शिक्षा के बारे में भी उन्होंने दिया था, उसका भाग उसमें भाग में रखा था। चौथा था उच्च शिक्षा। पांचवा औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा। छठा था प्रौढ़ शिक्षा और वयस्क शिक्षा। सातवां मंदबुद्धि और विकलांग शिक्षा। इसके बाद जो 8वां था पॉइंट वो था शिक्षक प्रशिक्षण। 9वां पॉइंट छात्रों का स्वास्थ्य। 10वां पॉइंट था मनोरंजन और सामाजिक, यानी मनोरंजन वाली शिक्षा और सामाजिक क्रियाएं की जानकारी विद्यार्थियों को देना। इसके बाद जो अगला पॉइंट था उनका वो था सेवा योजना। सेवा योजना कहते हैं जो सेवा योजना कार्यालय, जिनको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आज के समय पे, या एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो जिसको कहा जाता है, वो हमारे सेवा योजना है। इसके अतिरिक्त फिर शिक्षा प्रशासन। तो ये 12 भाग उन्होंने विभाजित किए थे। अब आते हैं हम सिफारिशों पर। प्रत्येक भाग की अलग अलग सिफारिशें थी, तो अलग ही अलग इनका
कार्य था, वो इन्होंने हिस्सा बनाया था। सबसे पहला इन्होंने किया था कि नर्सरी विद्यालय, ये था पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सिफारिशों में सबसे पहली चीज़ थी नर्सरी विद्यालय। यानी इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा था कि सबसे पहले अगर शिक्षा को हमें सफल बनाना है राष्ट्रीय स्तर पर, तो हमें नर्सरी स्कूलों की स्थापना करनी होगी, जिसमें 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को एडमिशन या दाखिला मिलना चाहिए। ये उन्होंने सबसे फर्स्ट उस पर रखा था। इसके बाद जो उनका सेकंड पॉइंट था वो था निःशुल्क शिक्षा, यानी जो विद्यालय खोले गए नर्सरी विद्यालय, उनमें भी शिक्षा की जो व्यवस्था की जाए वो निःशुल्क हो, जिससे कि गरीब बच्चे या प्रत्येक वर्ग के बच्चे उसमें शिक्षा ग्रहण कर सकें। थर्ड पॉइंट जो शिक्षा का उद्देश्य था वो ये था कि बच्चों पर भार ना हो, शिक्षा ऐसा ना हो कि बहुत वजन लाद दिया है, बल्कि वो लाइटली या जिस तरीके से प्ले ग्रुप इसको बोला गया या पूर्व प्राथमिक बोला गया, तो उसी तरीके से इसमें शिक्षा जो है अनुभव और व्यवहार के आधार पर उन्हें प्रदान की जाए। ये चीज़ उनके शिक्षा में उद्देश्य था। ये तो थी पूर्व प्राथमिक की। अब आती है प्राथमिक शिक्षा की सिफारिशें, जिसमें पहला नंबर था सार्वभौमिक, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। यानी सबसे पहले तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य की जाए और निःशुल्क की जाए। ये उनकी इस शिक्षा, तभी हम प्राथमिक शिक्षा को सफल बना सकते हैं, ये जो है रिपोर्ट में कहा गया था। सेकंड नंबर था शिल्प आधारित, यानी जो शिक्षा हो वो बहुत अधिक किताब कॉपियों के वजन का ना हो, बल्कि बच्चों को शुरू से शिल्प कला की शिक्षा दी जाए। उन्हें शिल्प कला या कोई ना कोई ऐसी चीज़ सिखाई जाए जिसके अनुसार बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा बना करके सीखें। और उनका ये भी था कि ऐसा ना हो कि बच्चों से सामान बनवाया जाए और उसके बाद मार्केट में बेचा जाए और तब उससे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकाला जाए। वो इस चीज़ के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। ठीक है, अगला था शिक्षा का माध्यम, यानी प्राथमिक स्तर पर माध्यम क्या होना चाहिए। तो उन्होंने इसमें शिक्षा का जो माध्यम रखा वो मातृभाषा रखा या स्थानीय भाषा रखा, लेकिन इसके अतिरिक्त उन्होंने अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य रूप में रखा था, अनिवार्य विषय के रूप में उसमें शिक्षा के अंतर्गत रखा गया था। अगली थर्ड जो आती है वो माध्यमिक शिक्षा की सिफारिशें आती हैं, जिसके पॉइंट्स, पहला नंबर जो पॉइंट था कि सबसे पहले उन्होंने कहा माध्यमिक जो शिक्षा की अवधि है, यानी जो जितने समय में, यानी 6 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, और इसमें जो है 11 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष की आयु के बच्चों का एडमिशन होना चाहिए, दाखिला होना चाहिए। सेकंड पॉइंट था माध्यमिक शिक्षा में जो प्रवेश है वो केवल उन्हीं छात्रों को मिलना चाहिए जो इस में, यानी जो उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए जिनके अंदर योग्यता हो, ऊंची शिक्षा के अध्ययन के लिए जिनके अंदर योग्यता हो, जिनके अंदर रुचि हो और अभिवृत्तियां उनकी इसी तरीके की हों, असाधारण योग्य जो व्यक्ति हों, उन्हीं को इसमें प्रवेश दिया जाए। थर्ड जो पॉइंट था उनका वो था विद्यार्थियों को कम से कम 14 वर्ष तक माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, इससे पहले उसे स्कूल छोड़ने की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए। अगला फोर्थ पॉइंट था हाई स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि वो विद्यालय छोड़ने के बाद सीधे यानी विद्यालय छोड़ने के बाद वो सीधे रोजगार अथवा व्यवसाय से जुड़ सकें। वो इस तरीके की उन्हें शिक्षा दी जाए जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सकें। ठीक है, अब आता है चौथा विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित सिफारिशें। तो इसमें उन्होंने जो पॉइंट्स दिए थे, पहला पॉइंट दिया था 3 डिग्री यानी 3 वर्षीय 3 ईयर डिग्री कोर्स का कहा था, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा गया था कि जो इंटरमीडिएट हम चला रहे हैं माध्यमिक स्तर पर, उस इंटरमीडिएट को समाप्त कर दिया जाए, बल्कि उसकी जगह क्या किया जाए कि जो 11वीं क्लास है वो तो 10th हाई स्कूल के साथ जोड़ दी जाए और जो 12वीं क्लास है वो डिग्री के साथ जोड़ दी जाए, विश्वविद्यालय के साथ जोड़ दी जाए। सबसे पहला उनका यही था, तब वो हमारा 3 ईयर डिग्री कोर्स पूरा होता। सेकंड नंबर था प्रवेश के नियम। प्रवेश के नियम जो थे वो एडमिशन का जो रूल था वो उसमें उन्होंने सख्ती बरतने की कही थी कि आसानी से हर एक किसी का एडमिशन ना हो, जो वास्तविकता में योग्य हो उसी का उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन होना चाहिए। अगला थर्ड था योग्य शिक्षक, यानी विश्वविद्यालय में जो शिक्षा का स्तर है अगर हमें ऊंचा उठाना है, अच्छी शिक्षा विद्यार्थियों को देनी है, तो उसके लिए हमें योग्य शिक्षकों का चुनाव करना होगा। तो उन्होंने योग्य शिक्षकों के चुनाव पर बल दिया। फोर्थ पॉइंट था शिक्षक शिक्षार्थी संबंध,
यानी आपस में इनका संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत मधुर होना चाहिए, और इसे बनाने के लिए उनके आपस के संपर्क होते रहने चाहिए। ऐसा ना हो कि शिक्षक कहीं बैठा है, विद्यार्थी कहीं बैठा है, बल्कि आमने सामने बैठ करके एक दूसरे से कन्वर्सेशन होता रहना चाहिए। अगला पॉइंट था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी एक अनुदान आयोग की उन्होंने स्थापना की का भी निर्देश दिया था, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से जाना जाए। तो इसकी स्थापना हुई भी थी, वो हुई थी 1945 में। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1945 में हो गई थी। तो उसका जो काम था आयोग का, वो काम अलीगढ़ और बनारस और दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी थी उनके कार्यों की निगरानी करने का था। अब अगला जो पॉइंट आता है वो आता है औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा संबंधित सिफारिशें, यानी उद्योग से संबंधित और टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित जो सिफारिशें थी कि किस तरीके से दी जाए, तो वो इसके अंतर्गत थी। इसमें उन्होंने जो कारीगरों की जो कहते हैं ना, जो टेक्नीशियंस की जो श्रेणियाँ बनाई थी, जो वर्ग बनाए थे, वो 4 भागों में उन्होंने बांटा था। पहला था उच्च श्रेणी के कारीगर। उच्च श्रेणी के कारीगरों में एक तो मुख्य अधिकारी थे और अनुसंधानकर्ता थे, और इनकी जो शिक्षा निर्धारित की गई थी वो विषयों के साथ प्रौद्योगिकी शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए था। इनके लिए जो विषय थे उनके साथ में प्रौद्योगिकी यानी टेक्निकल एजुकेशन पर विशेष बल दिया गया था, जो मुख्य अधिकारी और अनुसंधानकर्ता थे उनके लिए। सेकंड नंबर थे निम्न श्रेणी के। इसमें कौन से थे? इसमें साधारण अधिकारी आ रहे थे, जिनकी व्यावसायिक हाई स्कूल में संपन्न कराने का सुझाव दिया था। यानी हाई स्कूल में ही जो हाई स्कूल के साथ कहना चाहिए टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए थे। जो डिग्री के साथ जुड़े हुए थे वो तो उच्च श्रेणी के कारीगर थे, और जो आपके हाई स्कूल के साथ जुड़े हुए थे वो हमारे निम्न श्रेणी के कारीगर कहलाए थे, साधारण अधिकारी जो बनने के लिए। थर्ड नंबर उन्होंने कुशल कारीगर या शिल्पकार। इसमें जो थे वो इन्होंने शिल्पकार रखे गए थे, जिनका जो वो था, इनकी जो शिक्षा थी वो व्यापार और अर्थशास्त्र से संबंधित, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट थे उनके द्वारा जो शिल्प के साथ जो शिक्षा कराई गई थी वो कुशल कारीगर और शिल्पकार में रखे गए थे। और चौथा नंबर था अर्धकुशल या अकुशल कारीगर, जिनको हमें मजदूर वर्ग कह सकते हैं, जिनकी जो शिक्षा थी वो मिडिल और बेसिक स्तर तक ही रखी गई थी। ठीक है। पांचवा पॉइंट इसमें जो तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत था वो था, इसमें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए पूर्णकालीन और अल्पकालीन शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। यानी एक तो फुल टाइम कोर्स और एक पार्ट टाइम कोर्स, दोनों तरीके की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने के लिए उन्होंने सिफारिश की थी। तो ये हुआ आपका पांचवा पॉइंट, औद्योगिक एवं तकनीकी शिक्षा से संबंधित सिफारिशों का। अगला पॉइंट आता है प्रौढ़ शिक्षा एवं वयस्क शिक्षा। प्रौढ़ कहते हैं जिनकी उम्र विद्यालय जाने की ना हो, बल्कि कहते हैं ना जॉब करने की उम्र हो गई है और वो फिर भी पढ़े हुए नहीं है या अंगूठा टेक हैं, वो हमारे प्रौढ़ कहलाएंगे और वयस्क कहलाएंगे। तो इन लोगों की जो शिक्षा थी इस पर भी बल दिया गया था, जिससे कि पूरी तरीके से निरक्षरता को मिटाया जा सके। जैसे साक्षर, सभी लोग साक्षर नहीं थे, बल्कि निरक्षर भी थे, जिन्हें बिल्कुल भी जो विद्यालय गए ही नहीं थे, लेकिन उनकी उम्र इतनी हो गई थी कि वो अब भी विद्यालय नहीं जा सकते थे। तो उनकी व्यवस्था के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों के लिए उन्होंने सुझाव दिया था। ठीक है। इसमें पॉइंट था कि इस शिक्षा की जो अवधि थी वो कम से कम 1 वर्ष की होनी चाहिए। यानी 1 वर्ष में कम से कम इतना तो सीख जाए व्यक्ति कि पढ़ना लिखना सीख सके। ठीक है। सेकंड नंबर जो था, जो पाठ्यक्रम था वो 3 आवर्स को स्थान मिले। 3 आवर्स में लिखना, पढ़ना और गणित यानी कैलकुलेशन करना, 3 चीज़ें उन्होंने उसमें रखी थी। 3 आवर्स में रखी थी लिखना, पढ़ना और कैलकुलेशन। तीसरा जो पॉइंट था, इसके अतिरिक्त जो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और विज्ञान, इन विषयों को भी स्थान मिलना चाहिए। यानी इनकी भी थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, जब कम से कम इतनी जानकारी हो जाए कि वो इसके मामले में थोड़ा बहुत जानकारी, या कहते हैं देश और विदेश में थोड़ा सा जानकारी रख सकें। फोर्थ था स्त्री और पुरुषों के लिए अलग विद्यालयों की स्थापना। इसमें भी यानी अलग अलग होने चाहिए, महिलाओं के और पुरुषों के। इसके अतिरिक्त 10 वर्ष से 40 वर्ष तक के वयस्कों के लिए इसमें शिक्षा का आयोजन हो। यानी जब 10 वर्ष के बालक इसमें रखे गए, उन्हें वयस्क के रूप में रखा गया, तो
या ये कह सकते हैं किसी के बच्चों की जो परिस्थिति ऐसी हो गई कि जो 10 वर्ष का बच्चा और जो है जॉब करने लगा या कहीं काम कर रहा है, तो उसके लिए जो शिक्षा थी प्रौढ़ शिक्षा वाली, इसी के अंतर्गत उसको रखा गया था। तो उनके लिए भी इसमें शिक्षा का आयोजन था और इसीलिए उसमें अर्थशास्त्र, विज्ञान, भूगोल इन विषयों को शामिल करने के लिए सिफारिश की गई थी। तो ये आपके 6 पॉइंट हो गए। इसके आगे के अगले 6 पॉइंट अगली नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें और शेयर करें।